स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन एक। और जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है डिबाई-हक्केल-ऑन-सैगनर इक्वेशन, डिबाई-हक्केल-ऑन-सैगनर समीकरण। इसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। अंतर आयनिक प्रभावों के परिणाम को परिकलित करने के लिए डिबाई-हक्केल ने आयनिक परिमंडल आयनिक एटमॉस्फेयर की अवधारणा दी, अजम्पशन दिया उन्होंने। और उस अवधारणा से उत्पन्न असीमित प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का समावेश करके ऑन-सैगर ने प्रबल विद्युत अपघट्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता के संबंध में एक समीकरण दी, जिसे उनके नाम से डिबाई-हक्केल-ऑन-सैगर समीकरण कहा जाता है। डिबाई-ऑन-सैगर समीकरण डिबाई-हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन भी कहते हैं। इसे ऑन-सैगर इक्वेशन भी कहा जाता है। डिबाई-हक्केल-ऑन-सैगर इक्वेशन को ऑन-सैगर इक्वेशन भी कहा जाता है। और इसका व्युत्पन्न इस प्रकार से होता है। विलयनों में आयंस पर दो प्रकार के विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं। पहला, कूलोम्बिक इंटरेक्शन, कूलोम्बिक पारस्परिक क्रिया, जो कि आयनों को व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करती है। यानी कूलोम्बिक इंटरेक्शन का क्या काम होता है? आयंस को व्यवस्थित संरचना में लाने का काम होता है। दूसरा होता है थर्मल कोलिजन्स, आयनों के मध्य ऊष्मीय टकरें, जो आयंस को व्यवस्थित संरचना से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। यानी एक कूलोम्बिक अट्रैक्शन तो क्या हो गया, जो आयंस को व्यवस्थित संरचना में लाए, और थर्मल कोलिजन क्या हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसका कार्य होता है कि आयंस को व्यवस्थित संरचना से दूर रखे, यानी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करे थर्मल कोलिजन, और कूलोम्बिक इंटरेक्शन क्या होता है, आयंस को व्यवस्थित रखे। ये दो प्रकार के इसमें प्रभाव रहते हैं। इस प्रकार के दो विपरीत प्रभावों के कारण विलयन में आयंस की व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि एक घनायन एक कैटायन के कई ऋणायनों द्वारा घिरा जाता है, और एक ऋणायन कई घनायनों द्वारा घिरा रहता है। और इस प्रकार प्रत्येक आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयंस का परिमंडल बन जाता है, जिसे आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक परिमंडल कहते हैं। एक टेक्निकल टर्म है जो आगे भी आएगी जैसे अपन अध्ययन करेंगे, आयनिक एटमॉस्फेयर। तो आयनिक एटमॉस्फेयर क्या हो गया? आयनिक एटमॉस्फेयर को डिफाइन अपन कर सकते हैं कि वह वायु परिमंडल, आयनिक परिमंडल, जिसमें उदाहरण के लिए एक घनायन के और चारों ओर कई ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है। इसी प्रकार एक ऋणायन कई घनायनों द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों का परिमंडल रहता है, जिसे कि आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब जैसे चित्र में दिया गया उदाहरण के लिए, अब आप देखिए, इसमें ये कैटायन है, चित्र विद्युत क्षेत्र के बिना, इसके चारों ओर ये देखिए चारों तरफ इसके नेगेटिव आयंस है। इसी प्रकार ये चित्र बी है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, विद्युत क्षेत्र में है ये चित्र बी। अब इसमें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, ये
डिसऑर्डर क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते ही। यह चित्र से स्पष्ट है। विलयन में एक एनायन अपने विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा था। अब सब और समान आकर्षण बल होने के कारण वह समित अवस्था में रहता है, जैसे कि अपन ने चित्र उसमें देखा, ये इसमें चित्र ए में। अब यदि विलयन पर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी जाए, विद्युत विभव को लगाया जाए, तो आयन्स इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। इस प्रयास में आयन को अपनी परिमंडल, आयनी परिमंडल के साथ सामंजस्य नहीं रह पाता और आयन के चारों ओर का आयनी परिमंडल असमित हो जाता है, जैसा कि अपन ने इस डायग्राम डी में देखा। इस आयनी परिमंडल को आयन के साथ पुनः समायोजित करने में आयनी परिमंडल को कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब ये टेक्निकल टर्म एक और आ गई यहां पे, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या टाइम है? विश्रांति काल। ये क्या समय होता है? वह समय जिसमें परिमंडल को आयनों के साथ पुनः समायोजित करने में जो समय लगता है अपने आयनी मंडल के, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसके परिणाम स्वरूप गति करते हुए आयन के पीछे विपरीत आवेशित आयन संचित हो जाते हैं, जो स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण आयन की गति को कम करने का प्रयत्न करते हैं। आयनों की गति को कम करने वाले इस प्रभाव को रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। अब एक नई टर्म आ गई, पहले तो आया था रिलैक्सेशन टाइम, अब आ गया रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है? शीतलन प्रभाव। आयनों की गति को कम करने वाले प्रभाव को रिलैक्सेशन इफेक्ट या शीतलन प्रभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आयन की गति कम पड़ जाती है, अर्थात वह शिथिल हो जाते हैं, अथवा असिमेट्रिक प्रभाव कहते हैं। असीमित प्रभाव, असिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस प्रभाव के कारण आयन की आयनिक परिमंडल असीमित हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ अभिगमन करना चालू कर देते हैं, मूवमेंट चालू कर देते हैं, जिससे कि असिमेट्री का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो इसको कहते हैं असिमेट्रिक इफेक्ट। हम इस बात की भी विवेचना कर चुके हैं, ये देखिए, एक मिनट, असिमेट्रिक इफेक्ट। विलयन में आयन सॉल्वेटेड हो जाते हैं, विलायकोजित हो जाते हैं, सॉल्वेटेड हो जाते हैं, और विद्युत धारा के प्रभाव से विलायक अणुओं सहित आयन गति करते हैं। इस प्रकार आयनों युक्त विलायक की एक धारा इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। तो क्या इफेक्ट आता है इसका? दोबारा समझ लो आप इसको। सॉल्यूशन में आयन सॉल्वेटेड हो जाते हैं और विद्युत धारा के प्रभाव से विलायक अणुओं सहित आयन गति करते हैं। इस प्रकार आयनों युक्त विलायक की एक धारा इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। अतः किसी आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में अपने विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के अतिरिक्त
विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा के विरुद्ध गमन करना पड़ता है। इस बात को ढंग से समझ लो दोबारा से, क्योंकि ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। आपसे कई बार एक छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है। उसको समझने के लिए दोबारा समझ लो कि सॉल्यूशन में आयन सॉल्वेटेड स्टेट में आ जाते हैं और जब विद्युत धारा उसमें से प्रभावित की जाती है तो विलायक अणु सहित आयन गति करते हैं। इस प्रकार आयनों युक्त विलायक की एक धारा इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो चालू हो गया उसके अंदर। अतः किसी आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में अपने विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के अतिरिक्त विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा के विरुद्ध भी गमन करना पड़ता है। किसी आयन द्वारा अपने से विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा के विरुद्ध गमन करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या हुआ? किसी आयन द्वारा अपने से विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा के विरुद्ध गमन करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। यदि विलयन सांद्र हो, यदि विलयन सांद्र हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो दोनों प्रभावों की तीव्रता अधिक हो जाती है। कौन से दोनों प्रभाव हो गए इसमें? एक तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एक असिमेट्रिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हो गए। तो दोनों प्रभावों की तीव्रता अधिक हो जाती है। कब हो जाती है? यदि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने काम में लिया हो, सांद्र विलयन यदि हमने काम में लिया हो तो। अतः किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, जितना अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसमें असीमित प्रभाव और वह इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव यानी असिमेट्रिक इफेक्ट व इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के कारण आयनों की गति के लिए उतना ही अधिक अवरोध होगा। फलतः उस विलयन की उतनी ही कम चालकता होगी, उस विलयन की उतनी ही कम चालकता होगी जितना कि उसमें अधिक विरोध होगा। आयनिक विलयनों के डिबाय-हैकेल थ्योरी, डिबाय-हैकेल सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आयन का एक आयनिक परिमंडल होता है। यानी डिबाय-हैकेल थ्योरी के अनुसार ईच एंड एवरी आयन हैज हिज ओन आयनिक एटमॉस्फेयर, यानी प्रत्येक आयन का अपना एक आयनिक परिमंडल होता है। किसी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस आयनिक परिमंडल की हम विपरीत आवेशित गोले के रूप में कल्पना कर सकते हैं, जिसकी त्रिज्या ये देखिए, ये अब समझो, रेडियस को अपन ने किसके बराबर माना है? 1/x के। यानी क्या माना है उन्होंने, ये डिबाय-हैकेल ने, किसी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक इस आयनिक परिमंडल की हम विपरीत आवेशित गोले के रूप में कल्पना कर सकते हैं, जिसकी रेडियस r a 1/x। को डिबाई लेंथ भी कहा जाता है। r a इज इक्वल टू 1/x को डिबाई लेंथ भी कहा जाता है। यह परिमंडल जैसा चित्र ए में दिया था, चित्र ए से पता चलता है कि यह परिमंडल के चारों ओर समित ढंग से वितरित होता है। अतः आयन पर लगने वाले आकर्षण बल का कुछ प्रभाव शून्य हो जाता है। डायग्राम ए में अपन ने देखा था कैसे सिस्टमेटिकली उसके चारों ओर अपोजिटली चार्ज
कैटायन के चारों ओर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एनायंस लगे हुए हैं, अतः आयंस पर लगने वाले आकर्षण बल का कुछ प्रभाव शून्य हो जाता है। अब यदि इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो आयन एक दूसरे के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे, जैसा कि चित्र बी में अपन ने पहले देखा था। ऐसी स्थिति में उस विपरीत आवेशित परिमंडल को समित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा और वह पीछे की ओर छूट जाएगा, जैसा कि डायग्राम अपन ने बी में देखा था कि कैसे हैप्पैज़ार्ड हो गया। इस असिमेट्री के कारण यह विपरीत आवेशित वायुमंडल आयन को पीछे की ओर आकर्षित करेंगे और आयन की गति में बाधा उत्पन्न करेंगे। आयन की गति में बाधा उत्पन्न करेंगे। किसी आयन पर आयनिक परिमंडल का प्रभाव निम्न परिस्थितियों में कम पड़ेगा। किसी भी आयन पर आयनिक परिमंडल का प्रभाव निम्न परिस्थितियों में कम पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? वो पहली है, यदि अपन ने क्या रेडियस माना था 1/x, तो यदि 1/x का मान कम हो, सबसे पहला इफेक्ट आएगा यदि 1/x जो रेडियस अपन ने ऊपर माना था इसका, तो 1/x का मान यदि कम हो। अब क्यों? क्योंकि उस स्थिति में आयनिक परिमंडल विपरीत आवेशित आयन से काफी दूर पर स्थित होता है। तो पहला फैक्टर क्या है? जब आयनिक परिमंडल पर प्रभाव निम्न परिस्थिति में कम पड़ेगा। पहला है यदि 1/x का मान कम हो, क्योंकि उस स्थिति में आयनिक परिमंडल विपरीत आवेशित आयन से काफी दूरी पर स्थित होता है। पॉइंट 2, जिस कारण से आयनिक परिमंडल का प्रभाव निम्न परिस्थिति में कम पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक हो। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्वेंट का यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, उस केस में भी इस पे कम प्रभाव पड़ेगा आयनिक एटमॉस्फेयर पे। क्यों? ऐसी स्थिति में क्यों पड़ेगा? क्योंकि उस स्थिति में आयनों के मध्य का बल काफी सीमा तक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा संतुलित कर दिया जाता है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक है, तो इस स्थिति में आयनों के मध्य का बल काफी लिमिट तक, काफी सीमा तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा संतुलित कर दिया जाता है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आ गया इसका तीसरा पॉइंट। यदि kT का मान अधिक हो, यानी ताप का मान अधिक हो, उस स्थिति में आयनिक परिमंडल का प्रभाव कम पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा ऐसी स्थिति में कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम लोग? क्योंकि ताप के बढ़ने से आयनिक परिमंडल कम संचेतित कोरेंट अवस्था में होगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में ताप के बढ़ने से आयनिक एटमॉस्फेयर यानी आयनिक परिमंडल कम कोरेंट अवस्था में होगा। तो ये आ गया आपका डिबाय-हक्केल-ओहमसागर इक्वेशन के बारे में।